सो हेलो गाइज। अब तक के जो भी हमारे सेक्शंस वीडियो के चल रहे हैं उन वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। आज के जो वीडियो है, लास्ट वीडियो में हमने अकबर कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम टोटली डेडिकेटेड करेंगे औरंगजेब के टॉपिक को और सारी चीजें समझेंगे। ईच एंड एवरी फैक्ट को हम डिकोड करेंगे और समझेंगे कि क्या सिचुएशन बन रही थी और किस तरह की चीजें वहां पे हुई थी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, औरंगजेब को समझने के लिए ना चैप्टर को 4 पार्ट में हमें समझने की जरूरत है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 4 पार्ट्स? 4 पार्ट की बात कर रहे हैं। 4 पार्ट्स। अब देखो 4 पार्ट्स का मतलब क्या है, जरा समझो ध्यान से और नोटबुक लेकर के और साथ साथ में आप भी नोट करते रखना, ठीक है। पहली जो चीज है, इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो होता है सक्सेशन का, यानी कि सक्सेशन वॉर हम जिसको कहते हैं, सक्सेशन वॉर देखने को आपको मिलेगा। सक्सेशन वॉर, फर्स्ट सक्सेशन वॉर देखने को मिलेगा। सेकंड में आपको देखने को मिलेगा एम्पायर एक्सपेंशन, एम्पायर का एक्सपेंशन देखने को आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, ठीक है। एम्पायर एक्सपेंशन, सक्सेशन वॉर से इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और चीज है जिसको हम कहते हैं रिलीजियस पॉलिसीज। और फोर्थ पार्ट अगर हम देखें तो हमें इनके डिक्लाइन के बारे में समझने को मिलेगा, ठीक है। डिक्लाइन, मुगल की डिक्लाइन जो थी, डिक्लाइनेशन जो थी, उनका पतन जो था उसको। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट है। पहले तो ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके बाद सबसे पहली बात, शाहजहां के सिचुएशन को समझते हैं और उसके बाद ऐसा, सबसे पहले तो ये आप आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब जरा समझो कि क्या ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसकी वजह से औरंगजेब और इसकी जो भी चीजें हैं एक बार देखते चलेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले समझो कि औरंगजेब जो है, शाहजहां जो है औरंगजेब का बेटा है, उल्टा बोल दिया मैंने। औरंगजेब जो है वो शाहजहां का बेटा है ना। शाहजहां फेल इल इन 1657। शाहजहां बीमार पड़ता है 1657 में। We mentioned earlier that frequent violent succession during the Sultanate period, and this was repeated during the successions of Shah Jahan, and who fell ill in 1657. 1657 में शाहजहां बीमार पड़ जाता है, सीरियसली इल हो गया है, और उस टाइम पे उनके कई सन थे और थ्रोन के लिए बहुत तगड़ा वाला स्ट्रगल चल रहा था। स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे 2 बेटों के बीच में मेन लड़ाई थी, एक तरह से आप कह सकते हो। जो पहला था उसका नाम था दारा शिको, दारा शिको, और जो दूसरा लड़का था उनका नाम था औरंगजेब। इन दोनों के बीच में मेन लड़ाई थी। अब देखो, शाहजहां जो था वो अपने जो एल्डेस्ट सन था दारा शिको, उसको क्या करना चाहता था, उसको सक्सेसर बनाना चाहता था इसी टाइम पे। लेकिन दारा शिको की प्रॉब्लम क्या थी कि दारा शिको के यंगर ब्रदर जो था उसका, औरंगजेब, औरंग कहते थे उसको, उसने थ्रोन के लिए मिलिट्री स्ट्रगल शुरू कर दिया। तो इस टाइम पे यहाँ पे सिचुएशन ये बन रही है कि औरंगजेब कई सारे एक्शंस लेता है उस टाइम पे। अब औरंगजेब क्या एक्शन लेता है, तो देखो इसमें औरंगजेब ने जब दारा शिको को बैटल में डिफीट कर दिया तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है और उसने उसको डिफीट करके और इवेंचुअली उसको मार भी देता है। औरंगजेब डिफीटेड हिम इन अ सीरीज ऑफ बैटल एंड इवेंचुअली एक्सक्यूटेड हिम, प्रेजेंटिंग हिज उसके जो सर थे ना, उसके जो बोलते हैं कि उसके हेड को टू देयर फादर, अपने पिता के पास लेके आया और दिखाया, लो देखो मैंने मार दिया दारा शिको को, ठीक है। सो खैर, औरंगजेब ऑल्सो रिमूव्ड हिज 2 ब्रदर, बाकी के 2 अदर ब्रदर को भी हटा देता है। उसके बाद अपने दोनों अदर ब्रदर्स जो थे उसको भी उसने पॉलिटिकल थ्रेट के रूप में
समझा और उसको भी रिमूव कर दिया। तो एक ब्रदर को उसने अरेस्ट करके एग्जीक्यूट किया, दूसरे को उसने एग्जाइल पे भेज दिया, देश से ही, अपने राज्य से ही निकाल दिया। ठीक है, तो शाहजहां के साथ में, शाहजहां को तो उसने क्या किया था, दो भाइयों को, पहले तो सबसे पहले दारा शिकोह को खत्म किया, फिर उसके बाद दूसरे को खत्म किया, तीसरे को उसने क्या किया, देश से निकाल दिया, एक तरह से मतलब अपने पूरे राज्य से ही निकाल दिया। अब इसने जो औरंगजेब था उसने अपने पिता के साथ क्या किया, अपने पिता के साथ यानी शाहजहां के साथ औरंगजेब ने क्या किया, तो औरंगजेब को फियर था कि शाहजहां जो है वो फ्यूचर में उसके रूलर को यानी उसके रूल को चैलेंज करेगा, ऐसा बोला जाता है। तो इस डर की वजह से उसने, औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को क्या किया, आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। टू प्रिवेंट फर्दर चैलेंजेस टू हिज रूल, औरंगजेब imprisoned his father Shahjahan in the Agra fort and where he remained until his death. अपने मृत्यु के आखिरी समय तक में उसके पिता जेल में बंद रहे थे। ठीक है, और शाहजहां वहीं डेथ तक रहे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो औरंगजेब फाइनली इन सारी चीजों को करने के बाद, वैसे इस बात को समझने के लिए एक पॉइंट आपको याद आनी चाहिए जो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 9 में से मतलब बहुत मैक्सिमम, हमने बोला था ना, आउट ऑफ 9 वॉर्स जो थे सक्सेशन के, वो हमेशा क्या होते थे, वायलेंट होते थे। तो दिस इज द एग्जांपल कि किस तरह से वो वायलेंट हुआ करते थे। ठीक है, सो औरंगजेब बिकम एम्परर, फाइनली औरंगजेब क्या होता है, एम्परर बन जाता है। अब उसने एम्परर बनने के बाद क्या किया, अब टाइम पीरियड थोड़ा और आगे बढ़ता है, टाइम पीरियड आ जाता है 1658 का। अब औरंगजेब ने खुद को क्या किया, फाइनली अब तो कोई उसके बीच में है नहीं, तो फाइनली उसने अपने बाप को हटा दिया, तो उसने अपने भाइयों को हटा दिया, और उसने बाद में 1658 में अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देता है, फाइनली एम्परर डिक्लेयर करता है। और उसने एक टाइटल लिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइटल को याद रखना। टाइटल लिया था उसने आलमगीर का, ALAMGIR, आलमगीर। इस टाइटल को उसने धारण किया, ग्रहण किया, है ना, मतलब उसने उस टाइटल को लिया। आलमगीर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आलमगीर, क्या होता है आलमगीर का मतलब, कमेंट में करके बताओ मुझे फटाफट। यस, आलम गीर, ALAM दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है आलम और दूसरा क्या है, गीर। आलम और गीर, आलम का मतलब क्या होता है, दुनिया, वर्ल्ड, और गीर का मतलब क्या होता है, जीतने वाला, कॉन्करर। आलमगीर दैट मीन्स द वर्ल्ड कॉन्करर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आलमगीर का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस टाइटल को किसने लिया, औरंगजेब ने इस टाइटल को लिया। आगे बढ़ेंगे। सो इस टाइटल से उसकी जो एम्बिशन थी वो क्या होती है, समझ आती है। उसकी एम्बिशन में ये समझ आती है कि वो किस तरह के माइंडसेट का इंसान था। अपनी एम्बिशन के आगे उसने अपने बाप को नहीं देखा, उसने अपने भाई को नहीं देखा, और भाई की हत्या तक करने पे नहीं सोचा। तो ठीक है ना, एम्बिशियस व्यक्ति बहुत ज्यादा था। तो औरंगजेब ने ऑलमोस्ट कितने साल रूल किए, तो फाइनली अगर हम देखते हैं लगभग 49 ईयर्स तक उसने फाइनली रूल किया। ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 49 ईयर्स। ठीक है, 49 ईयर्स तक उसने रूल किया था। सो अब समझो जरा, कुछ चीजें और भी है। एक चीज है, देखो, उसके रेन लेंथ बोलते हैं, इंपॉर्टेंट कंपैरिजन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ये देखने को समझने को मिलेगा। देखो एक चीज है यहाँ पे, द फिगर, दिल्ली सुल्तान एवरेज रेन लास्टेड अबाउट 9 ईयर्स। 9 सालों में 9 सालों से ज्यादा किसी की चलती नहीं थी, हमने बात भी की है इसके बारे में। एंड फिगर आउट करेंगे तो फिगर बिकम 27 ईयर्स इन द केस ऑफ मुगल एम्परर अप to Aurangzeb, and 16 years if we considered all Mughal ruler up to the end of the empire in the 19th century. So what do you make of these numbers of year of reign?
सो रेन मतलब इनकी जो टाइम पीरियड थी, किस तरह से आप इसको समझोगे? तो देखो, मतलब इसमें चूंकि हमें डिकोड करना है, तो हमें डिकोड करना है तो हर एक पर्सपेक्टिव से हम डिकोड करेंगे, ताकि स्कूल वाले बच्चों के भी काम आ जाए, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम में आ जाए, है ना। तो जब डिकोड करेंगे तो इसको इस तरह से आप समझो, इसको जरा समझो। अब यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। इस इंटरेस्टिंग कंपैरिजन में आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी, जरा समझो। आई थिंक विजिबल है ना? ओके, सो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि जो रूलर है, रूलर्स, और दूसरे तरफ आप समझो जो उनका एवरेज, ओवरऑल एवरेज जो टाइम पीरियड है, इन दोनों को जरा कंपेयर करके समझते हैं एक एक करके, ठीक है। अब इसको समझो इस तरह से कि पहले अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का जो एवरेज रूलिंग टाइम था वो 9 साल का मानते हैं, है ना, 9 इयर्स का था। जबकि अगर हम मुगल और एम्परर के बारे में बात करें, अगर यहाँ पे अगर हम मुगल की बात करें, तो ये जो मुगल का एवरेज टाइम पीरियड था, मुगल एम्परर अप टू औरंगजेब, मुगल एम्परर अप टू औरंगजेब, इसका टाइम पीरियड और बढ़ जाएगा, इसका जो एवरेज शासन काल है वो बढ़ जाएगा, दैट विल बी 27 ईयर्स तक ये हो जाएगा। इस कंपैरिजन को समझो, ठीक है, ये कंपैरिजन इसी के अंदर से आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। और अगर हम बात करें ऑल मुगल, यानी कि अभी तक ऊपर वाले मुगल में और ऑल मुगल में अंतर क्या है? ऊपर वाले मुगल में हम अप टू औरंगजेब ले रहे हैं, और अगर हम बात करें ऑल मुगल रूलर्स टिल 19th सेंचुरी, क्योंकि बहादुर शाह जफर 19th सेंचुरी तक की अगर बात करते हो, बहादुर शाह जफर वगैरह भी आ जाएगा, तो ऑल मुगल रूलर जो है, ऑल मुगल टिल 19th सेंचुरी, ठीक है, ये आपका 16 हो जाएगा, 16 ईयर्स तक का एज, ठीक है। तो इस तरह से चीजें वैरी करती है, ठीक है, आपको ये बात समझनी है। यहां तक आई होप चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई डाउट नहीं है अभी तक, आई होप। किसी को अगर कोई डाउट है कमेंट करके फटाफट बता दो। ठीक है, सो रूलर एवरेज जो रहा है, और दोनों के कंपैरिजन को आपने समझ लिया, चलो ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या मतलब है इसका, इसका क्या मीनिंग है। देखो, दिल्ली सल्तनत में ना सक्सेशन बहुत अनस्टेबल था, इसलिए दिल्ली सल्तनत के सक्सेशन आपको 9 साल में ही, दिल्ली सल्तनत की जो रूलिंग है एवरेज, वो 9 साल देखने को आपको मिलती है। यही कई, अच्छा देखो, दिल्ली सल्तनत में जो कई सुल्तान थे ना, वो वायलेंट सक्सेशन से पावर में आए थे, वायलेंट सक्सेशन से, और जो प्रेडिसर्स थे वो उनको रिमूव करके, यानी पहले वाले को हटा करके और नया रूलर बना था, और रिलेटिवली शॉर्ट टाइम तक रूल करेंगे वो, क्योंकि फिर उसने किसी को हटा करके वो आया है तो उसको भी हटाएगा कोई आकर के, है ना। तो ये चीजें, मुगल के केस में जो एम्परर था ना, वो कंपैरेटिवली लॉन्ग पीरियड तक रहता था, जो कि हमें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। कंपैरेटिवली लॉन्ग पीरियड तक रहने का वजह क्या था? इसका बहुत बड़ा एक वजह था यहाँ पे उसकी पावर, और उसका लॉन्गर रीजन का उसका पावर, पहली तो बात पावर, और सच पूछो ना तो अगर हम एक शब्द में बोले ना, तो एक एडवांटेज उसको मिलता था। किस तरह की एडवांटेज मिलती थी? लॉन्गर रीजन में कुछ एडवांटेज थे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जैसे अगर हम उस एडवांटेज की बात करें तो स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, साथ में आपके लॉन्ग टर्म पॉलिसी उनकी रहती थी, वो सभी की कॉमन देखने को मिलेगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ठीक है। और इसकी जो बिल्डिंग एम्पायर्स थी ना, मतलब एक तरह से इन्होंने, जब मुगल्स ने जिस हिसाब से स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन किया है, तो स्टेबिलिटी ना, आप जब किसी चीज को स्टेबिलिटी करके रखते हो, स्टेबल करके रखते हो, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसका आपको आउटकम देखने को मिलता है।
लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, उसकी पॉलिसीज मेकिंग भी उसी तरीके से की जा रही है कि लंबे समय तक रूल किया जा सके। ये सब बहुत कॉमन पॉइंट है। इसके अलावा जो लार्ज एम्पायर बिल्डिंग देखने को आपको मिलेगी, लार्ज एम्पायर बिल्डिंग, ये भी आपको देखने को मिलेगी। और इनके जो एक्चुअली में इनके जो इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हुआ करते थे, स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक कॉजेज हैं जो आप बोल सकते हो, जिसको आप कह सकते हो कि लॉन्ग रीजन जो उनका जो रेन था उसका जो सबसे लंबे समय तक होने का सबसे बड़ा कारण ये था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मुगल के औरंगजेब तक का जो मुगल है ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल रहा है। उसके बाद औरंगजेब के बाद भी मुगल्स थे, लेकिन उनको लेटर मुगल कहते हैं, है ना। और लेटर मुगल में औरंगजेब के बाद कोई तगड़ा मजबूत और पावरफुल जो रूलर है ना, वो देखने को आपको मिलेगा नहीं। तो ये कॉमन पैटर्न है जिसको आपको समझने की जरूरत है। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे थोड़ा और देखो एक बात जरा। सो औरंगजेब स्किल्ड अ मिलिट्री मैटर, बताया क्या जा रहा है, अब समझो इसको। बोल रहा है औरंगजेब स्किल्ड इन मिलिट्री मैटर, कंडक्टेड कैंपेन कॉन्करिंग पार्ट्स ऑफ द साउथ इन द पर्टिकुलर। अब देखो औरंगजेब मिलिट्री मैटर में बहुत स्किल्ड था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में यही था, दारा शिकोह पढ़ने वाला इंसान था, है ना। मतलब उसको नॉलेज, बुक्स और इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन औरंगजेब उस टाइप का व्यक्ति नहीं था। औरंगजेब शुरू से ना मिलिट्री मैटर टाइप का इंसान था। तो शायद उसको ये सारी चीजें बहुत आगे तक लेके गई। दारा शिकोह शायद इस तरह से आगे सरवाइव नहीं कर पाया, इसका बहुत बड़ा वजह ये होता है। तो उसने न्यूमरस मिलिट्री कैंपेन को क्या किया था, कंडक्ट किया था, जिसकी वजह से क्या मिलेगा उसको, बहुत बड़े एक्सपीरियंसेस, है ना, ग्राउंड लेवल का एक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। स्पेशल फोकस जो था किसका, औरंगजेब का, आपको स्पेशल फोकस आपको साउथ यानी डेक्कन एरिया में देखने को मिलेगा। किसका, औरंगजेब का, ठीक है। सो औरंगजेब ने साउथ इंडिया में एक्सटेंसिव कैंपेन किया। यहां पे चीजें देखते चलो, है ना। ग्रेट एक्सपेंशन constantly faced significant rebellion, some of which we will turn into the next section. Aurangzeb had spent the last 25 years of his life fighting war against वॉर इन द डेक्कन। तो अभी हम बात यही कर रहे हैं कि औरंगजेब के रेन में मुगल एम्पायर जो था वो अपनी ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन पर पहुंच गया था। यानी कि जो ज्योग्राफिकल एरिया थी ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुगल एम्परर सबसे बड़ा हो चुका था अब तक। ये समझने वाली जरूरी आपको इस बात को समझना है। इसके अलावा बिगेस्ट एम्पायर, मतलब अभी हमने बात किया कि इस टाइम पे औरंगजेब के टाइम पे सबसे बड़ा पावरफुल और सबसे बड़ा एक्सपेंडेड एरिया बन गया था। लेकिन ना होता क्या है कि आपको जब आप बहुत ज्यादा चीजों को फैला लेते हो तो ग्रेट एक्सपेंशन के साथ ग्रेट प्रॉब्लम्स भी आने लगती है। औरंगजेब के साथ ग्रेट बिगर एक्सपेंशन, बिगर एरिया के साथ बिगर प्रॉब्लम आई। अब लो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। एक दिल्ली के सेंटर में बैठ करके अब डेक्कन के रीजन में आपको कंट्रोल करना है। और ऐसे सिचुएशन में हमने बहुत सारी ऐसी चैप्टर में आपने भी पढ़ा होगा कि जो दूर के जो वो रीजन होते थे वहां पे रिवोल्ट अक्सर हो जाते थे। अब वहां पे रिवोल्ट हो गया, यहां से आपकी आर्मी जब तक पहुंचेगी वहां पे पूरा का पूरा तख्ता पलट हो गया, वो हो गया। आप वहां पे पहुंच के कर क्या लोगे। तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है ना। तो औरंगजेब के टाइम में भी बाद में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। खैर, बिगर एम्पायर, but bigger empire is equal to what, called bigger empire is called bigger problem. Sometime bigger empire caused bigger problem. Bigger empire is equal to bigger problem, ठीक है।
ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। सो एक्सपेंशन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का बर्डन भी बहुत इंक्रीज हो जाएगा, तो जो कि यहाँ पे हुआ भी है। औरंगजेब को बहुत लार्ज टेरिटरी कंट्रोल करनी पड़ रही थी उस टाइम पे, और इसलिए लार्ज आर्मी जो थी उसको मेंटेन करने की जरूरत पड़ रही थी। अब एरिया जितना बढ़ेगा आर्मी उतनी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। और जब आर्मी को आपको बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ेगा तो कॉन्टिन्यूअस वॉर और फाइट भी करने की जरूरत पड़ जाएगी, और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना पड़ेगा आपको उस बड़े से एरिया में कंट्रोल करने के लिए। तो क्या बड़े एरिया का कोई फायदा नहीं है? नहीं है, बड़े एरिया का भी फायदा है। बड़े एरिया को जनरली दो मेन वजहों से कॉन्कर किया जाता था। एरिया एक्सपेंशन दो मेन वजहों से किया जाता था। ये कंसेप्ट जो है इसको कहते हैं साम्राज्यवाद टाइप कंसेप्ट, है ना। तो एम्पीरियलिज्म, हाँ एम्पीरियलिज्म कह सकते हो, है ना। तो साम्राज्यवाद के कंसेप्ट होते हैं ये। तो बेसिकली जो बड़े रीजन कैप्चर किए जाते हैं उसका बड़ा दो वजह बताया, बात किया अभी। पहला वजह क्या होता है? रिसोर्सेस। वहां से प्राप्त जो रिसोर्सेज होंगे उनको खुद के डेवलपमेंट में लगाया जाता है। दूसरा क्या वजह हो सकता है? दूसरा वजह होता है आपका ऑनर, डिग्निटी। आप जो जितने बड़े एरिया को कंट्रोल करें उतने बड़े माने जाओगे, है ना। जनपदा पहले, जैसे फॉर एग्जांपल जनपद है तो कई जनपद से ज्यादा पावरफुल हो गया तो महाजनपद कहलाओगे, है ना। उनके उस टाइम के रूलर्स को याद करोगे तो वो महाराजा धीराज की उपाधि लेते थे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, है ना। कहीं कहीं लिंक होता है तो इसलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ उसके। तो इस तरह से आप देखोगे ना तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है। तो खैर, लेकिन बिगर एम्पायर जो है वो बिगर प्रॉब्लम लेकर के आएगा आपके पास में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लास्ट 25 ईयर्स में डेक्कन के वॉर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये वाला जो है इसको समझो, ये वाला लास्ट 25 ईयर्स में डेक्कन के वॉर्स देखने को मिलते हैं। औरंगजेब ने अपनी लाइफ के 25 साल जो थे वो लार्जली डेक्कन वॉर में स्पेंड कर दिए। 25 साल वो बंदा डेक्कन की लड़ाई में लगा देता है ना। ह्यूज टाइम पीरियड इट वाज एक्चुअली। सो वॉर होता है, वॉर, आर्मी, फूड, वेपन, उनके लिए हॉर्सेस की जरूरत पड़ेगी, आपको सैलरीज देने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए अगर ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, फोर्ट बनाने पड़ते हैं आपको उनके लिए, है ना। तो ये सारी चीजें सबके लिए इनॉर्मस एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ेगी। सो रिजल्ट क्या होगा? मुगल का जो ट्रेजरी है वो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा? डिप्लीट होने लगेगा, है ना। तो वो धीरे धीरे क्या हो गया? कम होता चला गया। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जो ट्रेजरी डिप्लीटेड है ना, ट्रेजरी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी स्टेट का जो खजाना था वो कहीं ना कहीं वो खत्म होता चला गया। तो ये सारी चीजें देखोगे। एडमिनिस्ट्रेशन पे भी इसका असर बहुत ज्यादा आएगा। देखो, एम्पायर ट्रेजरी एंड पुट ग्रेट स्ट्रेन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन पे डायरेक्ट इसका असर आपको देखने को मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या असर देखने को मिलेगा? कंटिन्यूअस वॉर की वजह से जो फाइनेंशियल प्रेशर थे वो ट्रेजरी जो था उस पर बर्डन बन के पड़ा, और इसकी वजह से जो मिलिट्री प्रेशर थी वो भी ह्यूज आर्मी मेंटेन करनी पड़ रही थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर, इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था। ठीक है, तो पॉलिटिकल प्रेशर भी इससे बढ़ जाएगा। डिफरेंट रीजन में रिबेलियन बढ़ने लगे थे। इज दैट क्लियर? एंड देयरफॉर हिस्टोरियंस ऑफन कंसिडर्ड prolonged Deccan wars as one of the important factor behind the rapid decline of Mughal power after Aurangzeb's death, that is 1707। ठीक है, तो हिस्टोरियंस का मानना है, कंसिडर करते हैं कि जो डेक्कन की वॉर थी वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर मानी जाती है। किसके पीछे की? बिहाइंड रैपिड डिक्लाइनेशन ऑफ द मुगल पावर। डेक्कन की वॉर को इस लेवल पे लेके जाना मुगल की डिक्लाइनेशन का मेन कारण कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा माना जाता है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी प्रतीत होता है ना। सो इट सीम्स टू बी लाइक कि हाँ ये बात सही है बिल्कुल। तो यहां तक क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है फटाफट कमेंट करके बताओ। लेट्स सी। ओके, सो औरंगजेब के रिलीजियस आउटलुक को देखते हैं। अब यहां पे ये जो पैराग्राफ है, दिस वन,
ये पैराग्राफ ये पूरी तरह से औरंगजेब का जो सेकंड हमने देखा था, हमने 4 पॉइंट्स के बारे में बात किया है। एक्सपेंशन, सक्सेशन समझ लिया, एक्सपेंशन समझ लिया, रिलीजियस और डिक्लाइन। ठीक है, रिलीजियस पॉलिसीज की फटाफट बात करते हैं हम। देखो इसमें अब हम समझेंगे रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो किस तरह की आपको देखने को मिलेगी। देखो औरंगजेब के रिलीजियस आउटलुक को देखोगे तो औरंगजेब बिलोंग्स टू सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम। सिया और सुन्नी दो धर्म के दो सेक्ट कहते हैं ना, तो दो धर्म दो सेक्ट होते हैं इस्लाम में, दो सेक्ट होते हैं सिया और सुन्नी, जैसा कि आपको पता है। और जो औरंगजेब था वो सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करता था। ठीक है, सो ही वॉज डीपली रिलीजियस, बहुत ज्यादा धार्मिक किस्म का प्रवृत्ति का इंसान था, है ना। और एक चीज है, ऑस्टर लाइफ कहते हैं इसको, AUSTERE, ऑस्टर लाइफ। आई थिंक अगर TERE, यस ऑस्टर, सॉरी, AUSTERE, ऑस्टर। ठीक है, AUSTERE। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है, इफ आई एम रॉन्ग बता देना आप मेरे को कमेंट करके, सही होगा आई थिंक प्रोनाउंसिएशन। तो ऑस्टर के बारे में क्या है, व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ ऑस्टर। देखो ऑस्टर लाइफ यानी ऑस्टर लाइफ का मतलब, ऑस्टर का मतलब होता है सिंपली जो डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल विदाउट लग्जरी। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल रखे विदाउट लग्जरी, यानी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहने वाला, है ना, बहुत ज्यादा लग्जरी, संगीत, म्यूजिक एंड ऐशो आराम, लग्जरी, ये सब चीजों से दूर रहने वाला। ऐसा माना जाता है कि ये थोड़ा ऑस्टर टाइप के लाइफ स्टाइल को जीने वाला व्यक्ति था। और ही पर्सनली फॉलो रिलीजियस रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस मोर स्ट्रिक्टली देन अकबर। अपने बाप से ज्यादा, अपने बाप से तो नहीं बोलेंगे, अपने मतलब एंसेस्टर्स से ज्यादा कहीं ना कहीं वो इसको फॉलो करता था, उससे कहीं ज्यादा रिलीजियस था वो, स्ट्रिक्टली रिलीजियस था वो। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो एक चीज यहां पे आपको समझना चाहिए, देखो क्या है ना, अकबर और औरंगजेब दो की कंपैरिजन के बारे में बात की जाती है, औरंगजेब वर्सेस अकबर। अगर दोनों के बारे में एक बार को बात करो ना, तो एक बार अगर इन दोनों के कंपैरिजन को देखा जाए तो देखो जो अकबर था ना, ये इसका ग्रेट एम्फेसाइज होता था रिलीजियस टॉलरेंस पे, ये बात ज्यादा करता था रिलीजियस टॉलरेंस की। ठीक है, जबकि अगर हम अकबर के औरंगजेब की बात करें, उल्टा मैंने एक्चुअली इसको यहां नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, यस, अकबर की बात, अकबर आई मीन की अकबर जो था वो रिलीजियस टॉलरेंस की बात ज्यादा करता था, जबकि औरंगजेब जो था वो कुछ किस टाइप का था, वो ज्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप का था। ठीक है, मतलब इसको कह सकते हैं मोर ऑर्थोडॉक्स, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स, है ना, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस आउटलुक इसको कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स टाइप का व्यक्ति था। ठीक है, अच्छा, जो अकबर था वो जजिया, हमने बात किया था जिजिया को एबॉलिश करने वाला, जिजिया एबॉलिश, जिजिया को एबॉलिश किया, अकबर ने जिजिया को एबॉलिश किया, और जो औरंगजेब था उसने उसको रीइम्पोज कर दिया। ठीक है, जिजिया को रीइम्पोज कर दिया। अकबर ने सुलह कुल के बारे में बात किया था, सुलह कुल, है ना, और औरंगजेब ने क्या किया, इसने स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी अप्लाई कर रखी थी, है ना, पॉलिसी नहीं पॉलिसीज अप्लाई बल्कि कर रखी थी इसने, है ना। तो इस तरह की चीजें देखने को आपको मिलेगी। तो मतलब अगर हम इतना कंपैरिजन करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अकबर और औरंगजेब में अकबर जो था सुलह कुल, पीस विद ऑल, पीस फॉर ऑल, टॉलरेंस की बात करता है, जबकि जो औरंगजेब है वो क्या करता है, औरंगजेब स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की ज्यादा बात करता है, उसकी जो पॉलिसीज थी बहुत ज्यादा
रिलीजन को लेके बहुत था, सख्त किस्म का इंसान था। तो इससे आपको दो शासक, जो दो इंपॉर्टेंट रूलर है मुगल डायनेस्टी के, उनकी मेंटल टेम्परामेंट समझने में मदद मिलेगी। तो कई बार है ना, देखो एक नॉर्मल नॉलेज के लिए भी आपको समझ में आता है, क्योंकि जो इंसान अपने इतिहास को नहीं जानेगा वो अपने ना तो वर्तमान को सुधार सकता है और ना ही वो अपने भविष्य को देख सकता है, सही कर सकता है। तो इसलिए हमें ना इतिहास को जानना भी जरूरी है। तो देखो, ये दोनों व्यक्तियों की जब आप पर्सनैलिटी को एनालाइज कर रहे हो तो आपको समझ क्या आ रहा है कि दोनों की पर्सनैलिटी में किस लेवल का डिफरेंसेस है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। सो बैन ऑफ म्यूजिक एंड डांस के बारे में भी हम बात करते हैं। औरंगजेब ने आगे कुछ और भी काम किया। सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट औरंगजेब मोटिव्स वर प्राइमरली पॉलिटिकल एंड दैट इज द एस्टैब्लिश एंड स्ट्रेंथन हिज एम्पायर। लेकिन एम्पायर्स एंड डोमिनेंस, लेकिन कुछ का मानना है दे आल्सो गिव एग्जांपल ऑफ ग्रांट एश्योरेंस टू प्रोटेक्ट ही गिव टू सम टेंपल्स। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि कुछ औरंगजेब के मोटिव्स को लेकर के कुछ लोगों का मानना है कि उसके जो मूव्स थे, उसकी जो भी मोटिव्स थी वो प्राइमरली पॉलिटिकल थी। ठीक है, कुछ और पॉलिटिक्स कुछ और भी हैं। While politics did play a part of his decision, Aurangzeb on's farmans make his personal religious motive clear too. So in the 1669, for instance, he ordered governor of all province to demolish schools and temples of the infidels, but put down their teachings and religious practices. So औरंगजेब ने रीइम्पोज किया था जजिया, इसके बारे में हमने बात समझे किया। बैन किया म्यूजिक, इसके बारे में भी हमने बात किया कि हाँ चलो उसने बैन किया म्यूजिक और उसने रीइम्पोज कर दिया था जजिया को, है ना। तो जजिया जो टैक्स था इम्पोज किया था उसने नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, उसको उसने क्या किया, रीइम्पोज कर दिया। यानी उसने नहीं, उसके पिता भी नहीं, उसके दादा थे अकबर, है ना। अकबर ने जजिया एबॉलिश किया और जो औरंगजेब था उसने उसको रीइम्पोज कर दिया। पिलग्रिम टैक्स वगैरह जो थे उसको उसने क्या किया था, रीइम्पोज कर दिया था। औरंगजेब की जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है ये। सो स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड इट फैक्चुअली एंड विदाउट जनरलाइजिंग एंड मॉडर्न कम्युनिटीज। ये एक कह सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए, आई थिंक, है ना। ओके, लेट्स सी। सो यहां तक की चीजें क्लियर है? अभी तक कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। ओके, सो 1669 का टाइम आ जाता है। बहुत सारी चीजें हमने समझी और आगे बढ़ते हैं। सो 1669 का टाइम आ जाता है और इस टाइम पे फरमान की बात की गई है। फरमान से के बाद जस्ट बात के बारे में हम समझ रहे हैं। 1669 के टाइम में औरंगजेब ऑर्डर करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टू टेक एक्शंस अगेंस्ट, क्या बात कर रहे थे, कौन सी चीजों को वो डिमोलिश करने की बात करता है, कुछ स्कूल, सर्टेन स्कूल्स, टेम्पल्स एंड देयर रिलीजियस टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, सो द चैप्टर में मेंशन किया गया है डिस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स एट द प्लेस इंक्लूडिंग बनारस एंड मथुरा एंड सोमनाथ के मंदिरों को गिराने की बात भी की गई है। ठीक है, सो इट्स ऑल्सो मेंशन डिस्ट्रक्शंस ऑफ सम काइंड ऑफ जैन टेम्पल और सिख गुरुद्वारा को भी इन्होंने गिराया है, ध्वस्त किया है, ऐसा बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, सो ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। औरंगजेब की पॉलिसी को सिंपली एक डायमेंशनल वे में नहीं देखना चाहिए। देखो ये बात है, अगर उसकी आप पॉलिसीज को देखोगे ना तो सिर्फ एक डायमेंशन में मत देखो, आपको ओवरऑल डायमेंशन को समझना चाहिए। सो देयर वर पॉलिटिकल मूव तो था ही, साथ में टेरिटोरियल जो कंसिडरेशन कहते हैं जिसको, आपको वो भी देखने को मिलेगा, और रिलीजियस मोटिव तो था ही उसका। इसका भी साफ हमें स्पष्ट चीजें देखने को मिलती है, और साथ में डिफरेंट एक्शंस और डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में डिफरेंट एक्शंस भी उसके द्वारा लिए गए हैं। तो एक रूलर के तौर पे तो उसे बैलेंस चीजों को करने की कोशिश करनी पड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को आपको कंसीडर करने की जरूरत है ताकि आप उसके पर्सनालिटी को अच्छे से समझ पाए और उस तरीके से आप चीजों को लिख पाए। सो औरंगजेब और अदर रिलीजियस ग्रुप के साथ में कैसा रहा है उसका, तो देखो कुछ यहाँ पे लास्ट के जो टॉपिक्स है
यहाँ पे देखोगे तो एस्पेक्ट औरंगजेब वाज आल्सो विजिबल इन द परसिक्यूशंस ऑफ मुस्लिम ऑफ अदर सेक्ट इंक्लूडिंग सूफीज एंड ऑफ जोरेस्ट्रियन, ठीक है। तो जोरेस्ट्रियंस के साथ भी कहते हैं कि परसिक्यूशन देखने को मिला था। तो देखो औरंगजेब की जो रिलीजियस इंटॉलरेंस सिर्फ नॉन मुस्लिम तक सीमित नहीं थी, इसमें आपको अदर मुस्लिम सेक्ट्स, सूफीज, मुस्लिम्स बिलोंगिंग टू द अदर सेक्ट्स ये भी देखने को मिलते हैं, और साथ में आपको अदर रिलीजियस कम्युनिटीज जैसे जोरेस्ट्रियंस, पारसीज को भी उसने किया था। सो आपको इससे क्या पता चलता है? देखो इससे यही पता चलता है ना कि जो उसकी रिलीजियस पॉलिसीज थी ना, वो कुछ केस में डिफरेंट रिलीजन और सेक्टेरियन ग्रुप के अगेंस्ट भी बहुत स्ट्रिक्ट रही थी। तो औरंगजेब की जो फाइनल कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को, देखो फाइनली अगर आप समझो तो इसमें औरंगजेब का फाइनल ईयर कैसा रहा। सो अपनी लाइफ के एंड में औरंगजेब ने ना अपने सन को एक लेटर लिखा था। ये इंटरेस्टिंग है बहुत, इसलिए आपको लास्ट में मैं एक कंक्लूड कर रहा हूँ। ये यहाँ पे देखो इसके बारे में, औरंगजेब ने उस लेटर में, चिट्ठी में लिखा क्या था। देखो उसने लिखा अपने लाइफ के एंड में, जो उसने लेटर लिखा उसमें उसने अपनी लाइफ को लेकर के कुछ चीजें शेयर की थी। उसने बोला, उसने अपने लाइफ को लेकर के क्या चीजें शेयर की थी। पहली चीज उसने लोनलीनेस की बात की थी, लोनलीनेस, अकेलापन, है ना। इसके बाद में उसने बताया खुद को हेल्पलेसनेस के बारे में भी बताया। उसने उस चिट्ठी में बहुत सारी चीजें जिक्र किया है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो इस लाइन को समझो जरा। In his last letter, two of his sons, Aurangzeb wrote, "I came alone and I am going away alone. Okay, I know not who I am and what I have been doing, so I have not done well for the country and the people and of the future. There is no hope and I was helpless. So and I am departing helpless." And what do these words tell us about the औरंगजेब? तो देखो जरा इसको, अगर इसको डिकोड करोगे ना, तो इसमें औरंगजेब ने ना लास्ट मोमेंट में अपनी सिचुएशन को लिखा है। इसमें कुछ चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले उसने बोला आई केम अलोन एंड गोइंग अवे अलोन। तो मतलब उसमें उसके अकेलेपन की झलक मिलेगी आपको, ठीक है। हेल्पलेस, बहुत ज्यादा वो हेल्पलेस फील कर रहा है, ठीक है। रिग्रेट है उसे, रिग्रेट किस चीज का है कि जो उसने किया है उस चीज को उसको रिग्रेट है। और अनसर्टेनिटी, उसने बोला ना कि डिपार्टिंग हेल्पलेस ही जो वो डिपार्ट कर रहा है, मतलब आया भी और वैसे ही हेल्पलेस, आई वॉज हेल्पलेस एंड आई एम डिपार्टिंग हेल्पलेस, ऐसा उसने बोला अपनी चिट्ठी में। सो उसका फेमस, कह सकते हैं कि उसका जो फेमस थॉट था वो क्या था, फाइनली आई केम अलोन एंड आई एम गोइंग अवे अलोन। उसका फेमस थॉट माना जाता है, फेमस थॉट था। एसेंशियली इसको बोलते हैं कि आई केम अलोन एंड आई एम गोइंग अवे अलोन। सो इससे क्या समझ आता है? देखो, तो इससे ये समझ आता है कि एक एम्परर के पास, औरंगजेब क्या था, एक एम्परर था, और एक एम्परर के पास इनॉर्मस पावर, एक एम्परर के पास ह्यूज टेरिटरी देखने को आपको मिलेगी, साथ में आपको मैसिव आर्मी देखने को मिलेगी। उसके बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी लाइफ का एंड में क्या होता है, उसकी लाइफ का एंड में उसे हेल्पलेसनेस और रिग्रेट फील हो सकता है। तो यानी इतनी सारी चीजें भी पूरा नहीं होती है, पूरी नहीं पड़ती है, आपको कुछ और भी चीजों की जरूरत होती है। ह्यूमैनिटी, प्रेम, है ना, इंसानियत, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी आपको जरूरत है। तो सिर्फ पावर और पैसे के पीछे भागने से काम नहीं चलता है ना, सेल्फ को पाना भी जरूरी होता है। सो पावर डज नॉट नेसेसरली व्हाट गारंटीड हैप्पीनेस और पीस। तो पावर अकेले आपको ये सारी चीजें नहीं दे सकती है। तो आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।